हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब उस टॉपिक में जैसे शुरू करना है अपन को कंटिन्यूटी से पहले अपन को लिमिट के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब लिमिट हिंदी मीडियम में तो हो चुका था और आपने भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो लिमिट का एक बार इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई एक सीरीज़ लें, वैसे लिमिट का तो जनरल एक अर्थ है। जनरल मीनिंग ये है कि जैसे अपन जनरल बोलचाल में भी लिमिट वर्ड यूज करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको सीमा। तो जो जनरल बोलचाल है बिल्कुल वैसे ही लिमिट का यहाँ मीनिंग है। बट मैथमेटिकल इस अप्रोच में अगर इसको समझना है तो कुछ इस तरह से देखते हैं कि कंसीडर करते हैं एक लाइक दैट एक सीक्वेंस जैसे कंसीडर की 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ गौर करने पे पता लगेगा कि जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड है 3 है, फोर्थ है। ऐसे अगर मैं कहूँ इस सीरीज़ का 10th टर्म क्या होगा तो ओबियसली आप बोल दोगे 10 होगा। मैं कहूँगा कि इसका 50th टर्म क्या होगा तो आप बोल दोगे 50 होगा। मैं कहूँगा कि 1000th टर्म क्या होगा तो आप 1000 बोल दोगे। कहने का सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर हर एक टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है। मैं ये कहूँ कि जैसे इसका नंबर ऑफ nth टर्म को मैं tn से डिनोट करूँ तो nth टर्म इसका कितना होगा n। जैसे 4th टर्म 4, 5th टर्म 5, 10th टर्म 10, 100th टर्म 100, तो nth टर्म क्या होगा n होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें n को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए यानी इनफाइनाइट कर दिया जाए, व्हेन n टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, किसकी तरफ टेंस होगा, इनफाइनाइट की तरफ। व्हेन कंडीशन लग गई क्योंकि इसका nth टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर। हमने इस सीक्वेंस में एक फंक्शन बनाने की कोशिश की है। तो when n टेंस टू इनफाइनाइट देन tn टेंस टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें ऐसे लिखें कि भाई tn जो टर्म है उसकी लिमिट क्या है। लिमिट किस पे डिपेंड करेगी, जिस पर ये फंक्शन, जैसे ये tn इज इक्वल टू n, nth टर्म n पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड करने वाला हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि लिमिट इस टर्म की लिमिट, जबकि व्हेन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो इसकी लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। लिमिट का मतलब सीधा ये कि उसके आसपास, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा जब हम इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे। n को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे तो tn क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही एक और सीरीज कंसीडर करते हैं, जैसे लाइक दैट अगर मैं कहूँ अनदर सीक्वेंस के लिए, जैसे मैं लिया 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। अब यहाँ समझ में आ रहा है एक कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 1/2 हो गया, थर्ड 1/3 हो गया, फोर्थ 1/4 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ इसका 10th टर्म क्या होगा तो आप ओबियसली बोल दोगे 1/10 होगा। मैं कहता हूँ कि 100 टर्म क्या होगा इसका, आप बोल दोगे 1/100 होगा। ऐसे मैं कह देता हूँ nth टर्म क्या होगा तो आप बोल दोगे 1/n होगा। मतलब nth टर्म को अगर मैं ऐसे डिनोट करूँ तो tn इज इक्वल टू 1/n। तो अब यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि इस नंबर ऑफ टर्म्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, आप इस पे बहुत ध्यान दो कि जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ रहे हैं टर्म की वैल्यू कम होती जा रही है। 1/2 और कम हो गया, 1/3 और कम हो गया, 1/4, 10th हुआ तो 1/10 हो गया, 100 तो 1/100 और कम हो गया। अगर मैं इसमें यह कहूँ कि व्हेन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान देना, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन इसका जो nth टर्म है जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा यानी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा तो tn किसकी तरफ बढ़ेगा, कम होते होते कहाँ चला जाएगा, यानी 1/इनफाइनाइट टेंस टू 0। यानी 1/इनफाइनाइट का मतलब टेंस टू 0। ऐसा लगेगा कि वो 0 हो गया, होगा कभी नहीं,
लेकिन 0 के बिल्कुल नेबरहुड पहुंच जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि इस n टर्म की जो लिमिट है इसकी कब, जब when n टेंड्स टू इन्फिनिट क्या है 0, यानी 0 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा। ये लिमिट tn कब, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो tn की लिमिट क्या हो गई 0। तो इस तरीके से इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कंसीडर हमने एक कर लिया कि एक सर्किल है, आप ध्यान देना, इस सर्किल में एक हमने ले लिया पॉलीगन। अब आप यहां देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जो साइड्स हैं n = 6 है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी पॉलीगन का एरिया, यानी इसका, वो डेफिनेट बात है कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं, यहाँ ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि एक दो फिगर और बना के समझ लेते हैं। जैसे सेम सर्किल है ये, सेम रेडियस का, अगर मैंने एक पॉलीगन मतलब इस तरह से लिया, ये क्वाड्रिलेटरल है, डेफिनेट बात है, 1 2 3 4 जस्ट 4 साइड्स हैं इसकी, और एरिया इसका जो सर्किल का है वो सेम है, यानी रेडियस सेम है, ये सर्किल और ये सर्किल। यहाँ n = 4 है, यहाँ n = 6 है। अब आप यहाँ दिमाग लगा के ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ऑफ पॉलीगन किस पे डिपेंड करेगा, इसको ए से डिनोट कर दिया है मैंने, तो एरिया ऑफ पॉलीगन किस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेट बात है कि नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इस पॉलीगन में अगर मैं ऐसे कहूँ कि व्हेन नंबर ऑफ साइड्स n, इसको बढ़ा के इन्फिनिट कर दिया जाए, तो देन उस कंडीशन में एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है। देखो n = 4, यहाँ इस वाले पॉलीगन का एरिया ज़्यादा होगा या इस वाले का ज़्यादा होगा, जबकि सर्किल सेम है, सेम सर्किल में बने हुए हैं। तो डेफिनेट बात है, यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे ये जगह ज़्यादा छूटी हुई है, तो एरिया तो इसी पॉलीगन का ज़्यादा होगा। यानी सेम सर्किल में बने होने पे जितनी साइड, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, एरिया ऑफ पॉलीगन बढ़ता जाएगा। वैसे इसका कम है, इसका ज़्यादा है, और मैं अगर n = 10 कर दूं तो एरिया और बढ़ जाएगा, मैं n = 50 कर दूं तो और बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं साइड्स को इनफाइनाइट कर दूं, इस केस में एरिया ऑफ पॉलीगन कितना हो जाएगा। तो आप लगाओ दिमाग कि बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं साइड्स को बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये जो सर्किल और साइड्स के बीच में जगह है ये कम होती चली जाएगी। ये साइड्स और सर्किल के बीच में ये जो रीजन बचा हुआ ये कम होता जाए, जैसे जैसे साइड्स बढ़ाता जाऊंगा ये जगह कम होती चली जाएगी। तो डेफिनेट बात है, जितनी साइड्स बढ़ाऊंगा जगह और कम होगी और कम होगी और कम होगी। देन एरिया ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। ऐसा लगेगा कि ये पॉलीगन सर्कल से बिल्कुल जाके मिल गया। तो आई होप कि इस इंट्रोडक्शन से थोड़ी सी लिमिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं लिमिट ऑफ फंक्शंस के कंसेप्ट की बात करता हूँ। जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन में मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1 when x is not equal to 1। ये मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं एक टेबल लेता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए। जैसे यहाँ x, ये f(x). अब देखो ये फंक्शन f(x), इनपुट x है तो ये बन रहा है जाके, ये आउटपुट है। तो x की वैल्यूज़ को लाइक दैट जैसे मैंने बन रखा,
तो 1 के लिए क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, 0.0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। x इक्वल टू 1 पर क्या बनी इसकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है वो तो इनडिटर्मिनेट है, यानी हम निर्धारण कर नहीं सकते क्या होगा। तो हम 1 के नेबरहुड पॉइंट्स पर देखेंगे कि ये आखिर फंक्शन किस तरफ अपनी वैल्यू को टेंड्स कर रहा है, यानी अग्रसर हो रहा है, यानी किस तरफ बढ़ रहा है। तो हम 1 से कुछ कम यानी थोड़ा सा कम, लाइक दैट, जैसे 0.9 हमने पुट किया, 0.9 पुट करके यहाँ देखते हैं तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी, 1.9। आप लगा के देख लेना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.9। अगर हम 0.99 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.99। अगर हम 0.999 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.999। ऐसे ही वैल्यू पुट करते चले जाएं तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू मिलती चली जाएगी, यानी 0.9 से बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ बढ़ें, x की वैल्यू बढ़ाते हुए कहाँ चलें, 1 की ओर। तो fx की वैल्यू भी लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे ही हम देखते हैं कि चलो 1 के अब राइट में देखते हैं, ये तो लेफ्ट है और ये वाला 1 का राइट है, यानी इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, सिंबल लगा के। तो मैंने यहाँ से शुरुआत की कि 1 से कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ 1.1 पुट किया, यहाँ पे 1.1 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.1। अब थोड़ा सा और कम करके 1 के नज़दीक लाएं, 1.01 पुट करें तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 2.01। और थोड़ा सा कम कर दीजिए 1.001 तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 2.001। ऐसे ही कम करते हुए चले आइए तो ये वैल्यू भी लगातार, fx की वैल्यू भी क्या होगी, लगातार कंटिन्यूसली कम होती चली जाएगी। अब आप यहाँ गौर करिए और गौर करके ये बताइए कि जब आपका ये x आपका 1 की ओर बढ़ रहा है, x की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, किधर से, फ्रॉम लेफ्ट। तो fx की वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, fx की तरफ भी ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर की ओर बढ़ रही है। गौर से देखो, 1.9, 1.99, 1.999, फिर 1.999, यानी जैसे आप पुट करते जाओगे 1 से कम तो ये वैल्यू भी उसी तरह से आती चली जाएगी। अब यहाँ देखो, ये 1 आया है, यानी यहाँ आ रहे हैं x 1 की तरफ आ रहे हैं, किधर से, फ्रॉम राइट से आ रहे हैं। तो देखो 1.1 फिर और कम किया, 1.01 और कम किया, 1.001, तो इसकी वैल्यू 2.1 हुई, फिर और कम हो गई 2.01, 2.001। ऐसे ही कम करते चले आएंगे तो और कम होती चली जाएगी। अब आप इसको fx की वैल्यू पे अगर वॉच करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो पर्टिकुलर नंबर क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ कि ये कहीं जाके एक जगह इनका मीटिंग पॉइंट होगा, एक जगह मिलेंगे ये, इधर से बढ़ते बढ़ते और इधर से कम होते होते। वो पॉइंट क्या दिख रहा है इस टेबल से आपको, अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो पॉइंट है 2, यानी वो वैल्यू है वो 2। जब आप x की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते 1 की तरफ, यानी एग्जैक्ट 1 नहीं, 1 की ओर, 1 के नेबरहुड, ऐसे ही कम करते हुए 1 की ओर, तो ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू एक 2 को पकड़ने जा रही है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, एक्चुअल में यही 2 लिमिट है। लिमिट एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, fx की वो वैल्यू होती है जो एक x की पर्टिकुलर वैल्यू पर ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट के नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में लेफ्ट टेंडेंसी, इसको बोलते हैं राइट टेंडेंसी। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि कंटिन्यूटी के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, लिमिट को पढ़ा रहे हैं अभी, बाकी तो 11th में आपने पढ़ लिया है। तो लेफ्ट टेंडेंसी और ये राइट टेंडेंसी। लेफ्ट टेंडेंसी का मतलब क्या है कि भैया आपकी जो लिमिट थी फंक्शन की वो क्या थी, 2 थी, किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, किधर से, फ्रॉम लेफ्ट, तो ये सिंबल लगा दिया,
लेफ्ट टेंडेंसी को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो माइनस का चिन्ह किसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, यानी 1 के लेफ्ट में भी एफ एक्स ऐसा लग रहा है कि 2 की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही राइट में भी लग रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और दिस इज ऑल्सो 2। अगर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम नंबर की तरफ बढ़ें तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये दोनों सेम हों, यहाँ पे तो दोनों सेम हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इन लेफ्ट टेंडेंसी, और इसको क्या लिखेंगे, राइट टेंडेंसी फंक्शन की, तो ये कितनी है, 2 है। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब ये दोनों टेंडेंसी सेम होती हैं तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करने वाली लिमिट को फिर हम ऐसे लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1, यानी एफ एक्स की इस पॉइंट पर जो लिमिट है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, कहने का मतलब लिमिट को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं फंक्शन, एनी फंक्शन एग्जिस्ट द लिमिट एट x इक्वल टू 1, यानी फलन की x इक्वल टू 1 पर सीमा अस्तित्व में है इफ लिमिट 1 की जगह मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं a, लिमिट x टेंस टू a, ये सिंबल एफ एक्स, और राइट टेंडेंसी को इस तरीके से लिखेंगे, यानी किसी भी फलन की सीमा x इक्वल टू a पर अस्तित्व में होगी यदि एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a प्लस, ये दोनों सेम हो यानी इक्वल हों। और इसका मतलब सीधा क्या है, इसको बोलते हैं लेफ्ट टेंडेंसी को LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर ये दोनों लिमिट सेम है यानी इक्वल हैं, अगर मान लो ये इक्वल होने के बाद इसकी वैल्यू भी L है और इसकी वैल्यू भी स्मॉल l है, यानी इस तरह से दोनों अगर यही हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करने के बाद में हम ये लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू L। इस तरीके से हम कहते हैं। अब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखो जब हम कहते हैं कि LHL एट x इक्वल टू a, जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a एफ एक्स। इस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई देखो यहाँ फंक्शन में हमने क्या किया था कि 1 पे तो इंडिटरमिनेट था तो 1 नहीं रखा था, 1 से कुछ कम रखा था 1.9, तब ये 2 के लगभग आया, फिर और बढ़ाया तो ये 2 से और 2 की तरफ बढ़ गया और थोड़ा, तो ये 1 नहीं रखा है, 1 से कुछ कम रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 नहीं रखा, 1 से कुछ ज़्यादा रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम LHL के लिए कि हमें a नहीं पुट करना है एफ एक्स में, a से कुछ कम, a पुट नहीं करेंगे, a से कुछ कम, यानी a माइनस एच, यानी ये कम इतना नहीं होना चाहिए, ये कम बहुत कम है। तो हम इसको बता देते हैं लिमिट से कि ये जो h है a माइनस एच, ये h कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, h टेंस टू 0, यानी बहुत छोटा सा, a से कुछ कम, थोड़ा सा कम करेंगे और फिर उसके लिए फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही RHL का है, RHL एट x इक्वल टू a, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, तो यहाँ a पुट नहीं करेंगे, a से कुछ ज़्यादा पुट करेंगे यानी a प्लस एच, और इस h को बता देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, यानी LHL सॉल्व करनी है तो इस तरह से, RHL सॉल्व करनी है तो इस तरह से। LHL और RHL दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की सीमा यानी फलन की सीमा अस्तित्व में है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट द लिमिट एट x इक्वल टू a, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन डजंट एग्जिस्ट द लिमिट एट x इक्वल टू a, अर्थात फलन की सीमा अस्तित्व में नहीं है x इक्वल टू a पर। ठीक है,
अब हम कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब x टेंस टू 2, इस पर 2 पर हमें ये देखना है कि इसकी LHL और RHL क्या कहती है। तो LHL एट x इक्वल टू 2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ध्यान रखें पॉइंट्स को, कंटिन्यूटी में काम आने वाला है। कल कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, उससे पहले ये लिमिट का कंसेप्ट समझ लें। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये सिंबल हो गया। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x की जगह 2 नहीं पुट करना है, 2 से कुछ कम, यानी फंक्शन में 2 नहीं रखना, 2 से कुछ कम। इस कम को बता देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। समझो इसको। अब फंक्शन तो आपका ये है, यही तो है fx की जगह पर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर 2 नहीं लगाएंगे, 2 से कुछ कम, यानी 2 माइनस h। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। सो लिमिट h टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो क्या बनेगा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस h। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और फिर आपको मिलता है लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर माइनस 4h। अगर आप यहाँ माइनस h कॉमन लेते हो तो 4 माइनस h बच जाएगा, यहाँ माइनस h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिला आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस h। अब देखो h इक्वल टू 0 लगा दीजिए तो कितना आएगा, ये 4। ओके, ऐसे ही अब RHL देख लेते हैं। RHL एट x इक्वल टू 2, तो कैसे लिखोगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। अब यहाँ 2 नहीं रखना है, 2 से कुछ ज़्यादा रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। अब फंक्शन में रखना है, जो ऊपर वाला फंक्शन दिया है ये वाला, जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, इसमें 2 प्लस एच पुट करना है। तो देखो क्या बनेगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन h, और ये रही आपकी लिमिट। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, और 4 से 4 कैंसिल हो गया है, h कॉमन लिया, h प्लस 4 बन गया अपॉन h, ये कैंसिल हुआ। तो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 4। अब ये लिमिट पुट कर सकते हैं। लिमिट पुट तब तक नहीं करते हैं जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होती हैं, जिनको अभी बता देते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो h टेंस टू 0 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 2 fx, यानी जो फंक्शन था उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल हैं, 4 के। तो आप लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, हैंस फंक्शन एग्जिस्ट द लिमिट एट x इक्वल टू 2। मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू 4। यानी जो फंक्शन था वो फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, इस फंक्शन को लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये लिमिट इसकी हो गई। ओके, अब और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इवेल्युएट, यानी निकालना है इसका, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू 0 है। तो ये कह रहा है कि एट x इक्वल टू 4, ये फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया है इन्होंने कि 4x इक्वल टू 4 लगाते हो यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 है, और जब एट x इक्वल टू 4, x इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए ये फंक्शन है, एट x इक्वल टू 4 के लिए वो कह रहा है कि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालिए और देखिए क्या ये दोनों सेम है, यानी फंक्शन की एग्जिस्ट करता है लिमिट या नहीं करता है। तो समझ लेते हैं इस एग्जांपल को। तो लिखेंगे LHL एट x इक्वल टू 4। LHL एट x इक्वल टू 4 जब लिखेंगे तो कैसे, लिमिट x टेंस टू 4, ये सिंबल fx। तो क्या करना, आप x की जगह 4 नहीं लगाना, 4 से कुछ कम लगाएंगे और ये कम बता देंगे h टेंस टू 0। अब 4 माइनस h यानी 4 से कम के लिए कौन सा फंक्शन, ये 4 के लिए नहीं है, 4 से कम या ज़्यादा, तो कम के लिए तो x की जगह यहाँ लगा देंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ मॉडुलस में 4 माइनस h माइनस 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4। अब आप देख लीजिए इसमें लिमिट h टेंस टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो मॉडुलस के अंदर माइनस h अपॉन माइनस h। अब आप देख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस के अंदर लिखा है तो h अपॉन माइनस h, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन माइनस h कितना हो जाएगा, -1। अब ये -1 कांस्टेंट है, इसमें तो h है नहीं, तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी -1। h होता तो h की जगह ही तो 0 लगाते हैं, और जब तक ये दे रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म तो यहाँ तो लगा नहीं सकते, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे। तो अब ये आ गया -1, -1 कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट में लिमिट लगेगी नहीं, किस में लगेगी, h तो है नहीं, और ये मॉडुलस है -h का, तो मॉडुलस से जब बाहर लिखोगे तो ये प्लस लिख जाएगा, h लिख जाएगा इस तरह से। अब आप लिखोगे RHL एट x इक्वल टू 4, तो यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx इज इक्वल टू, अब यहाँ f 4 प्लस h लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 करना है, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस में लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4, इस तरह से h से h कैंसिल हुआ, 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस के अंदर h अपॉन h। अब मॉडुलस है तो आप इसको लिख सकते हो h टेंस टू 0 h अपॉन h। सो लिमिट h टेंस टू 0 ये 1 हो गया सिंप्लीफाई करने पे, और 1 की फिर क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि लिमिट x टेंस टू 4 लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट थी -1 और राइट हैंड लिमिट थी +1, सो ये इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे, फंक्शन डजंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब इसमें एक बात और है कि भाई इसी फंक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू क्या था अभी, मोड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पर क्या था, 0 था। तो देखो इसको अगर हम खोल लेते हैं, इस फंक्शन को अगर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो देखो मॉडुलस के अंदर क्या है, ये x माइनस 4 है, तो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो यानी x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, ऐसे है, तो मॉडुलस सीधा सीधा हट जाता है, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 लिखोगे इसको, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, +1। और अगर x माइनस 4 लेस देन 0 है तो ये किस में खुलता है फिर मॉडुलस, माइनस में। और ये बात 11th में बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्या आ जाएगा, अब ये क्या आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद -1 आएगा, यानी इसको देखो आप तो क्या है, ये 4 को इधर ले जाओ, x ग्रेटर इक्वल टू 4 और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये 4 से ग्रेटर इक्वल टू के लिए क्या वैल्यू है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया लिमिट x टेंस टू 4 यानी 4 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, +1 है, यानी इसी को RHL बोलते हैं। और
लिमिट x टेंस टू 4 से कम के लिए क्या है एफ एक्स, वो -1 है, इसमें ऊपर दिख रहा है क्लियरली। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एल एच एल। तो एल एच एल पे ये वैल्यू है, आर एच एल पे ये वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या कह दोगे, फंक्शन डजंट एग्जिस्ट द लिमिट एट x इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये लिमिट के क्वेश्चन कंसेप्ट हुआ। अब एल एच एल और आर एच एल पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप इसको निकालिए, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, ओके। बाकी आपको कल मैं कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बताऊंगा, ओके।